हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। तो अपने लास्ट लेक्चर था उसके अंदर देखा था ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, उसमें देखा था अपन ने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम और साथ ही साथ देखा था अपन ने अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, आज के लेक्चर अपन देखने वाले हैं जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम था उसके ऊपर बना फेजर डायग्राम। ठीक है, लैग लोड के लिए, लैगिंग लोड के लिए और एक लीडिंग लोड के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे अपन जो अप्रॉक्सीमेट डायग्राम आया था अपने पास, ठीक है, इक्विवेलेंट डायग्राम, उसके ऊपर फेजर डायग्राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलो देखते हैं फेजर डायग्राम बनाना। ठीक है, सबसे पहले किसका बनाना है? फेजर डायग्राम से पहले अपन बनाएंगे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम था अपना, उसके अंदर क्या था? सबसे पहले एक रेजिस्टेंस था, इसके सीरीज में था अपना एक रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये था प्राइमरी के लिए। ठीक है, प्राइमरी के लिए अगर है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? R1। ये होगा अपना JX1। ओके, सिमिलरली जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी, ठीक है, मैंने सेकेंडरी को किससे शो किया आज तक? ब्लू से शो किया। तो ब्लू के लिए अपने देखो, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस सेकेंडरी के लिए, जिसको मैं R2 डैश से डिनोट कर रहा था हमेशा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? रिएक्टेंस सेकेंडरी का, जिसको मैं X2 डैश से शो कर रहा था। ओके, यहाँ पे थी अपनी वाइंडिंग कौन सी? प्राइमरी। ओके, और ये थी अपनी कोर, और इसके बाद थी यहाँ पे अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग थी, ओके, और ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके साथ लगा हुआ है लोड। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारी वो है V2। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी है E2। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है हमारी वो है I2। ओके, अब देखो जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे, जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये है अपना N1, और यहाँ पे है N2। मैं पूरे केस में क्या करके चल रहा हूँ? N1 ग्रेटर देन N2 लेके चलूँगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन N1 N2 है तो मैंने टर्न रेशियो क्या बना था? N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू A। ठीक है, N1 ग्रेटर देन N2 है तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि जो मेरा A है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? एंटायर फेजर डायग्राम के अंदर जिसकी भी मैं बात करूंगा उसके अंदर मैं ये वाला रूल लगाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? सप्लाई लगाएंगे। ये लगा दी अपन ने सप्लाई। ये है अपनी सिंगल फेज AC सप्लाई। ओके, इसकी वैल्यू है अपनी V1। यहाँ से करंट कितनी फ्लो होगी? I1। अब बात आती है शंट ब्रांच की। ठीक है, एक लास्ट ब्रांच जो बची, शंट ब्रांच। ठीक है, देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? ये वाला V2 डैश। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी अपनी वो कितनी थी? I2 डैश थी। ठीक है, अब बात करते हैं शंट ब्रांच की। शंट ब्रांच कहाँ आती है? प्राइमरी के साथ आती थी, तो यहाँ पे मैं शंट ब्रांच दिखा रहा हूँ। ये इसका आ गया इंडक्टर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये आ गया अपना रेजिस्टेंस कोर लॉस को जो रिप्रेजेंट करता था जो। ओके, ये है जिसकी वैल्यू है JXM। इसके अंदर जो करंट फ्लो होती थी IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होती थी अपनी IC, लॉसी करंट IC। ठीक है, इसकी वैल्यू थी अपनी RC, और इन दोनों के बीच में जो टोटल करंट फ्लो होती थी वो थी अपनी I0, नो लोड करंट। ओके, तो ये था हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम किसका? ट्रांसफॉर्मर का। ओके, अब बात करते हैं इसमें इक्वेशंस की, KVL लगाते हैं। ठीक है, मैंने KVL आपको बताया था कैसे होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं KVL। ठीक है, एक मिनट, उससे पहले देखो यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF होगा, इसके अक्रॉस कितना था? E1 था।
यहाँ पे जो इंड्यूस की वैल्यू आने वाली है वो है E1। ओके, ये है प्लस और ये है माइनस। सिमिलरली सेकेंडरी के लिए क्या था, ये सेकेंडरी के लिए आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, E2 डैश, जो किसके इक्वल है, AE2 के इक्वल है। और AE2 या E2 डैश किसके इक्वल है, E1 के इक्वल है। ओके, तो ये अपना क्या बन गया, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया किसका, ट्रांसफॉर्मर का। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, केवीएल इक्वेशंस लगाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लगाओ, ठीक है। V1 यहाँ पे अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 I1 R1 I1 JX1 J I1 X1 प्लस E1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, E2 डैश इज इक्वल्स टू I2 डैश R2 डैश प्लस J I2 डैश। एक्चुअली इसको अपन क्या करते हैं, ब्लू से लिखते हैं क्योंकि सेकेंडरी के लिए, ठीक है। तो उसको अगर ब्लू से लिखा जाए, देखो एक्चुअली था E2 डैश, ठीक है। तो E2 डैश इज इक्वल्स टू I2 डैश R2 डैश प्लस J I2 X2 डैश हो जाएगा प्लस V2 डैश, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको इधर की तरफ देखो मैंने क्या किया था, ये वाले कंपोनेंट्स थे यहाँ वाले, जो जितने भी कंपोनेंट्स थे यहाँ वाले, इसको मैंने इधर की तरफ क्या किया था, रेफर किया था, ठीक है। अगर मैं रेफरिंग नहीं करता तब ये इक्वेशन कैसे होती, अगर मैं रेफरिंग नहीं करता, ये तो क्या है, विद रेफरिंग है, विद रेफरिंग। ओके, अगर मैं विदाउट रेफरिंग की बात करूं, विदाउट रेफरिंग की बात करें तो जो E2 है मेरा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो I2 यहाँ पे क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आता था और एक क्या था, रिएक्टेंस आता था। तो I2 R2 प्लस J I2 X2 प्लस V2। ओके, ये हो गया अपना नंबर इक्वेशन थर्ड। अब लास्ट इक्वेशन क्या बचती है, देखो लास्ट I0 है जो, वो किसका फेजर सम है, I0 जो फेजर सम है मेरा, वो IC प्लस IM का फेजर सम है। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। और I1 किसका फेजर सम है, अगर मैं प्राइमरी के लिए लिख रहा हूं I1 किसका फेजर सम है, देखो I2 डैश प्लस I0 का, ओके। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 5। इन 5 इक्वेशन से क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी फेजर डायग्राम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसका, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो केस ले रहा हूँ, वो केस ले रहा हूँ मैं लैगिंग लोड के लिए, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है, मान लो ये वाला जो लोड है मेरा, वो लैगिंग इन नेचर है, लैगिंग इन नेचर। लैगिंग इन नेचर का मतलब मोटर लगा दी, मान लो इंडक्शन मोटर लगा दी, यहाँ पे, ठीक है। या कोई अपना मतलब मेनली तो लोड इंडक्शन मोटर ही होता है जो लैगिंग नेचर का होता है, ठीक है। अब देखो चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ फेजर डायग्राम। सो फेजर डायग्राम आ जाएगा,
फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग लोड। ओके, आई थिंक उतने में आ जाना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं जो बना रहा हूँ वो है ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो रेफरेंस किसको लेके चला है, मैंने आज तक जितने भी डायग्राम बनाए हैं फेजर डायग्राम, उसमें रेफरेंस लेके चला हूँ मैं किसको, फाई को, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, रेफरेंस फाई को लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने फाई को रेफरेंस लिया, यहाँ पे लेते हैं फाई एम, ठीक है। मैंने इसको किया रेफरेंस लिया, ठीक है। फाई एम से 90 डिग्री पे कौन होता है, ई एम, E1, ठीक है। क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके अंदर, प्राइमरी में, ठीक है। तो प्राइमरी में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको अपन ने रेड से दिखाया हुआ, तो यहाँ पे मैं रेड से दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये है अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। ये है मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी, E1, ये हो गया फाई एम, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, आई नॉट, ठीक है। जो आई नॉट है वो फाई से क्या करती है, कुछ अल्फा डिग्री क्या करती है, लीड करती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लीडिंग दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं ये है मेरी आई नॉट, ठीक है। कितने डिग्री पे लीड कर रही है, अल्फा डिग्री पे। इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस एडवांस एंगल, ठीक है, जो मैंने बीच का में बताया था आपको, ओके। अब देखो यहाँ से इसको एक कंपोनेंट में डिवाइड किया तो ये क्या बनता है, आई एम, ठीक है। और इसको इधर वाले साइड में कंपोनेंट में डिवाइड किया तो ये क्या बनता है, आईसी, लॉसी करंट। ये था मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि लॉसी करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, लॉसी करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का जो फेजर सम है वो क्या है मेरा, आई नॉट है। लॉसी करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का फेजर सम क्या है, आई नॉट है। तो अपनी क्या होगी, ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो जो मेरा V2 है, ठीक है, जो मेरा V2 है वो E2 से हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा, पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। अगर वो पीछे की तरफ रहेगा, देखो यहाँ पे E2 है, इसके बाद में क्या है, ये जैसे इंडक्टिव लोड है, ठीक है। और यहाँ पे भी इंडक्टिव लोड आएगा, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग का रिएक्टेंस आएगा, लीकेज रिएक्टेंस करके क्या होगा, जो V2 होता है वो मेरा E2 से लैगिंग नेचर में होता है, ठीक है। अगर लैगिंग नेचर में है तो मैंने क्या किया, मान लिया कि जो मेरा V2 है, ठीक है, वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहीं पे बना रहा हूँ इसको, इसे इस टाइप से बनाता हूँ, यहाँ पे ये लीजिए, एक मिनट ज़्यादा बन गया, थोड़ा सा एंगल कम करते हैं, ठीक है। अपन लेते हैं V2 को, ठीक है, ये हो गया अपना V2 मान लेते हैं, ओके। अगर ये V2 है तो I2 क्या होगा, I2 क्या कर रहा होगा, V2 से लैग कर रहा होगा, ठीक है। अगर I2 लैग कर रहा होगा तो कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं बनाते हैं I2 को, मान लेते हैं ये बना दिया अपन ने I2, ठीक है, ये हो गया मेरा I2, ओके। अगर ये मेरा I2 है, देन क्या होने वाला है, I2 डैश कहाँ होगा, देखो मैंने तो I2 निकाला ना, ये वाला, तो ठीक है। इस I2 को क्या करना पड़ेगा, मुझे I2 डैश निकालना है, ठीक है। तो I2 डैश की वैल्यू क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था I2 डैश, वो था अपना I2 डिवाइड बाई A, किससे आया था, टर्न रेशो से आया था, ओके। तो अगर I2 डिवाइड बाई A है, रेफरिंग करते हैं जब अपन करंट की सेकेंडरी वाले को प्राइमरी वाले में, तब क्या होता है, A से डिवाइड करते हैं करंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आएगा I2 डैश, ओके। अब देखो I2 डैश और I नॉट का फेजर सम क्या है मेरे पास, I1 है, ठीक है। तो देखो इसका मैं क्या करता हूँ, फेजर सम कर देता हूँ। तो मान लेते हैं I1 कहीं यहीं कहीं आएगी, ओके। ये इतनी बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी से शायद थोड़ा सा, ओके। ये होगी मेरी I1 करंट, ओके। अब देखो ये वाली इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर ये वाली भी हो गई, देखो I नॉट हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। E2 इक्वल्स टू I2 R2, ठीक है। अगर मैं I2 R2 और I2 JX2
को मैं जोड़ दूँ किसके अंदर, V2 के अंदर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, E2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो I2 R2 आ गया। I2 R2 का मतलब क्या है, देखो जो I2 R2 है, R के अंदर कोई फेज डिफरेंस होता है, नहीं होता। वोल्टेज और करंट क्या करते हैं, एक ही फेज में रहते हैं। ठीक है, अगर वोल्टेज एंड करंट एक ही फेज में रहते हैं, अब कैसे रहते हैं देखो, अगर इसका अपन वेव फॉर्म बनाते थे कुछ इस टाइप से बनती थी। ठीक है, मान लेते हैं ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, तो करंट की वेव फॉर्म कहाँ आती थी, अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए बनाऊं तो जस्ट ऐसी आती थी। ये मान लेते हैं करंट की है। ओके, मतलब क्या इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं इसके लिए इंडक्टर के लिए बनाता तो इंडक्टर के लिए कहाँ पे आती, या तो इसे 90 डिग्री लैग कर रही होती। ठीक है, इंडक्टर के लिए क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आती, मतलब जब वोल्टेज का जीरो होता तो करंट की वैल्यू क्या थी, पीक होती थी। ठीक है, तो अगर इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो देखो जो मेरा I2 है, ये रहा I2 R2 कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं V2 डैश, I2 R2 होगा इस डायरेक्शन में कहीं। ओके, ये क्या होगा मेरे पास, I2 R2 और एक्चुअली ठीक है। अब देखो इस I2 R2 से कहाँ गया I2 R2, अब देखो JI2 X2, J आ रहा है, मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री का दूंगा तो कुछ इस टाइप से जाएगा यार। ठीक है, बट मुझे लग नहीं रहा है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं I2 R2 को, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा बड़ा किया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे किया। ठीक है, और इससे 90 डिग्री पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे लेके जाना है। तो ये हो गया अपना E2। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है अपनी, I2 X2 की है। ओके, ये वैल्यू किसकी थी अपनी, I2 R2 की थी। ओके, तो ये क्या बन गया मेरा, ये वाली इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई। देखो अब देखो, अगर मान लो मैं इस I2, देखो I2 R2 प्लस JI2 X2, ठीक है, I2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, R2 प्लस JX2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, Z2। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट V2 को E2 से जोड़ दूँ, इस डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, I2 Z2। ओके, तो ये क्या हो गया, अपना आधा फेजर डायग्राम बन गया। ये वाली इक्वेशन कंप्लीट, ये वाली कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, अब जो किया अपन ने, जितना अपन ने किया है शायद उससे आप क्या कर सकते हो, आगे वाली इक्वेशन भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखो करना क्या है, V1 है इसके अंदर, देखो E1 के अंदर जो E1 है इसके अंदर मुझे क्या करना है, I1 R1 और I1 JX1 को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ते हैं, देखो इसको अगर छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गया E1 और I1 देखो इस डायरेक्शन में है, तो I1 R1 भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या कर दिया अपन ने, I1 R1 को बना दिया। ठीक है, ये अगर I1 R1 है तो इससे 90 डिग्री पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे I1 90 डिग्री पे होगा I1 X1। ओके, 90 डिग्री पे I1 X1 हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, देखो E1 में मैंने I1 R1 जोड़ दिया। ओके, और I1 R1 में मैंने I1 JX1 जोड़ दिया। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, V1 मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं जोड़ता हूँ इसको तो ठीक है, जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्केल का यूज़ करता हूँ। यार बहुत बड़ी लाइन है, स्केल जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये क्या कर दिया अपन ने, इसको जोड़ दिया, ये वैल्यू क्या दिया है, ये हो गई अपनी V1। तो ये क्या बन गया, अपना फेजर डायग्राम बन गया, किसके लिए, लैगिंग लोड के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लैगिंग लोड के लिए, 4 लैगिंग लोड, 4 लैगिंग लोड। ओके, अगर लैगिंग लोड के लिए डायग्राम बन गया तो अब देखो अगर मैं इस E1 को उस V1 से जोड़ दूँ, देखो
तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, I1 और Z1, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखकर मैं I1 को कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से, ठीक है। यहाँ से अगर I1 को कॉमन लिया तो R1 प्लस JX1 बचेगा, और R1 प्लस JX1 को क्या लिख सकते हैं अपन, Z1 लिख सकते हैं। तो ये क्या शो कर रहा होगा, I1 Z1 को शो कर रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, V और I के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अगर V और I के बीच का एंगल होता है तो अगर यहाँ पे पावर फैक्टर की बात करूँ तो आउटपुट पावर फैक्टर होगा जो I2 और V2 के बीच में देखा जाएगा, ठीक है। तो I2 और V2 कहाँ है, देखो ये रहा V2 I2 और ये रहा V2, ठीक है। तो इस I2 V2 के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ये जो एंगल है अपना, ये क्या है मेरे पास, φ2 है, ओके। और V1 और I1 के बीच का जो एंगल देखा जाएगा वो क्या होगा, सप्लाई पावर फैक्टर या इनपुट पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो V1 कहाँ है, ये रहा V1 और ये रहा I1, इसके बीच का जो एंगल है ये वाला, ठीक है। ये क्या होने वाला, इसकी वैल्यू होगी φ1। अब आप देख के बताओ यहाँ से कि साफ दिख रहा है मुझे कि जो φ1 एंगल है उसकी वैल्यू φ2 से बड़ी है, ठीक है। जो φ1 है मेरा, φ1 इज ग्रेटर देन φ2, ओके। अगर φ1 बड़ा है φ2 से तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस लूँ इसका, ठीक है, कॉस ले लेते हैं, कॉस ऑफ φ1 और ये हो गया कॉस ऑफ φ2। अब बात बताओ, कॉस ऑफ φ1 कॉस ऑफ φ2 से क्या होगा, छोटा होगा। कैसे छोटा होगा, जैसे कि मान लेते हैं जो मेरा φ1 एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है, और जो मेरा φ2 है वो है 30 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ओके। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 और ये होता है 0.866, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा φ1 अगर बड़ा है φ2 से तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर मैं कॉस लूँ तो कॉस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। अगर लेस देन का साइन आएगा तो मुझे क्या दिखा कि जो सप्लाई पावर फैक्टर है इन लैगिंग लोड केस में क्या होता है, लोड पावर फैक्टर से कम होता है, ठीक है। अब कम क्यों होता है, क्योंकि देखो इन केस लैगिंग लोड सप्लाई पावर फैक्टर is low compared to load power factor, ओके। होता क्यों है कम, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी साइड है, ठीक है, वो प्राइमरी साइड क्या कर रहा है, दो जगह रिएक्टिव पावर फीड कर रहा है। कहाँ पे, एक तो इस एक्सन को, ठीक है, और दूसरी रिएक्टिव पावर कहाँ से फीड कर रहा है, इस x2 डैश को, या मैं बोलूँ कि सेकेंडरी को, ठीक है। देखो लोड लैगिंग है तो लोड लैगिंग के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसको रिएक्टिव पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक इसको रिएक्टिव पावर दे रहा हूँ और एक इसको रिएक्टिव पावर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लोड के पास देखो सेकेंडरी में तो सिर्फ एक ही रिएक्टिव पावर है, पर प्राइमरी में क्या है, दो रिएक्टिव पावर है, एक उसको दे रहा है और एक इसको दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जहाँ रिएक्टिव पावर ज़्यादा होती है वहाँ पावर फैक्टर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइमरी के अंदर पावर फैक्टर कम हो जाएगा कंपेयर टू सेकेंडरी में, ठीक है। तो ये हो गया अपना लैगिंग लोड के लिए, ठीक है। पूरा समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं अगर लीडिंग लोड हो अपना। देखो अगर लीडिंग लोड हो तो जैसे कि ये सब सेम रहेगा, इसको मैं हटाता हूँ, आई होगा आपने बना लिया होगा, ठीक है। अगर लीडिंग लोड है चल देखते हैं लीडिंग लोड के लिए। अब यहाँ पे हटाते हैं, ये लैगिंग हो गया। अब लोड की वैल्यू चेंज होने वाली है, ठीक है। और कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला, बाकी सब सेम रहने वाला है। एक मिनट, अब देखो किसके लिए है, लीडिंग लोड के लिए। लीडिंग लोड लाइक कैपेसिटर, यहाँ पे जो लोड होगा वो होगा लीडिंग टाइप का,
कैपेसिटर हो गया, जैसे कैपेसिटिव लोड हो गया, जो कैपेसिटिव लोड उस टाइप का लोड होगा, वो क्या होता है आपका लीडिंग लोड होता है। ठीक है, अगर लीडिंग लोड है इसके अंदर क्या होगा अब देखते हैं। चलो सिमिलरली सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, आई नोट को ड्रॉ करूँगा। आई नोट को ड्रॉ करने के लिए मुझे फाई चाहिए। फाई के लिए अपन फाई को रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, फाई को अगर रेफरेंस लिया मान लो, ये हो गया फाई एम रेफरेंस। ठीक है, इस फाई एम से 90 डिग्री पे क्या होता है अपना प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अगर इससे 90 डिग्री पे प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और मान लेता है यहाँ कहीं है, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब देखो जो फाई एम है उससे क्या करता है आई नोट लीड करता है कितना अल्फा एंगल। अल्फा क्या बोलते हैं हिस्टैरिसीस एडवांस एंगल। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं लीड कर रहा है, आई नोट है यहाँ पे, ये हो गया मेरा आई एम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये हो गया मेरा आई नॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये क्या था अल्फा था हिस्टैरिसीस एडवांस एंगल, ये था हमारा आई सी लॉसी कंपोनेंट। ओके, ये हो गया। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन तो अपनी होगी कंप्लीट। अब बात आती है, देखो जो V2 था, V2 क्या करता है E2 से हमेशा क्या करता है लैग करता है। ठीक है, और जो E1 है, E1 के फेज में क्या होगा E2 होगा, मतलब क्या होगा E2 यहाँ पे होगा और E2 से लैग करेगा, मतलब V2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर V2 यहाँ पे होगा तो उससे मैं V2 को शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो V2 को शो करते हैं अपन, ये हो रहा अपना V2, ये क्या होगा V2। ओके, अगर ये V2 है तो V2 से इन लीडिंग लोड में क्या होने वाला है, जो V2 से लीडिंग लोड के अंदर जो I2 है मेरी, वो क्या करेगी लीड करेगी। ठीक है, अगर लीड करेगी, मान लेते हैं यहाँ कहीं लीड कर रही है। ठीक है, ये होगी मेरी I2 मान लेते हैं। ओके, अगर लीड कर रही है I2 तो I2 डैश का होगी यहाँ नीचे होगी, क्योंकि I2 डैश को क्या कर रहे हैं अपन A से डिवाइड कर रहे हैं और A की वैल्यू कितनी है, A से 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ी चीज़ को किसी में डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होने वाला है, वो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर वो छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे I2 डैश आएगा। ठीक है, I2 डैश इसकी वैल्यू कितनी है I2 डिवाइड बाई A। ओके, अब देखो I2 डैश है मेरे पास, आई नॉट है मेरे पास, दोनों को जोड़ दूं तो I1 मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, देखो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, यहाँ पे जोड़ दूं, जैसे ये हो गया I1। ओके, इसका मैंने क्या जोड़ा है, यहाँ पे इसको जोड़ा। ठीक है, और इसको इससे जोड़ दिया। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास I1 बन गया। ठीक है, अब देखो जो I2 है, अब मुझे क्या करना है, ये देखो ये वाली इक्वेशन भी क्या होगी अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखो जो मेरा I2 है, उस I2 R2 और JI2 X2 को अगर मैं V2 के अंदर जोड़ दूं, इस V2 के अंदर I2 R2 और JI2 X2 को जोड़ दूं तो मेरे पास E2 मिल जाएगा। ठीक है, तो I2 R2 जोड़ते हैं पहले, देखो I2 इधर डायरेक्शन में है तो I2 R2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं I2 R2 आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया अपना I2 R2। ओके, अगर I2 R2 वहाँ पे है तो I2 JX2 कहाँ होगा, इससे जस्ट 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर यहाँ पे जस्ट 90 डिग्री पे होगा तो यहाँ पे कहीं पे होगा। ओके, तो ये क्या है मेरे पास, इसको यहाँ पे लिखते हैं अपन I2 X2। ठीक है, अगर ये I2 X2 है और यहाँ पे क्या होगा फिर E2 आने वाला। ठीक, तो E2 हो गया, मतलब ये वाली इक्वेशन भी कंप्लीट होगी अपने पास। इसको भी शो कर दिया अपन ने फेजर डायग्राम में। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ E2 को, ये है अपना E2 और ये इसको देखो, इसको अपन जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाले टर्म क्या है मेरे पास I2 Z2, I2 Z2। ओके, ये भी हो गया, सब हो गया। अब क्या है लास्ट बचा है ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इसको अपन क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो देखो E1 के अंदर अगर I1 R1 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, E1 के अंदर I1 R1 जोड़ रहा हूँ, देखो I1 R1 जोड़ रहा हूँ तो I1 R1 कहाँ होगा, देखो I1 यहाँ पे है
तो I1R1 क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा कहीं पे। मान लिया यहाँ पे है अपना, ये है अपना I1, एक मिनट, I1R1। ओके, अगर ये I1R1 है तो इससे जस्ट 90 डिग्री पे देखो कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे I1X1 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ 90 डिग्री पे, ये लो, ये बना दिया अपन ने, सही बना रहा, ये सही बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना I1X1। ओके, ये था अपना I1R1। अब क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से इसको जोड़ दूँ, E1 के अंदर मैंने I1R1 को जोड़ा और I1R1 मैंने I1X1 को जोड़ा, तो मेरे पास क्या बन गया, V1 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो V1 को शो करते हैं। ठीक है, तो अगर V1 को शो करते हैं, थोड़ा सा स्केल का यूज़ कर लेते हैं, डिस्टेंस काफ़ी है, गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये बन गया अपना V1। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम किसका बना, अगर लीडिंग लोड हो मेरे अंदर पास में। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ा तो ये वाला क्या चीज़ बनेगी मेरे पास, I1Z। ओके, ये हो गया अपना काम। ये क्या बन गया अपना लीडिंग लोड के लिए फेजर डायग्राम। ओके, अगर लीडिंग लोड के लिए बन गया, अब देखो करते हैं पावर फैक्टर की बात। इसके अंदर पावर फैक्टर में क्या होने वाला है, देखो I2 V2 के बीच का एंगल, I2 V2 के बीच का एंगल कहाँ पे होगा, देखो I2 कहाँ पे है, ये रही I2 और ये रहा V2। तो I2 V2 के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये क्या है, φ2। ठीक है, अगर ये φ2 है और I1 और V1 के बीच का एंगल क्या होता है, φ1। तो ये रही V1, ये रहा I1, इसके बीच का एंगल ये वाला, ये वाला जो एंगल है मेरा, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरा φ1। ओके, ये हो गया φ1, ये हो गया φ2। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ से कि आपको क्या दिख रहा है, कि यहाँ पे मुझे φ1 जो दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है किससे, φ2 से। ठीक है, अगर φ1 छोटा है φ2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो cos ऑफ φ1 है वो बड़ा हुआ cos ऑफ φ2 से। ठीक है, इसका मतलब जो सप्लाई पावर फैक्टर है मेरा, सप्लाई पावर फैक्टर, देखो सप्लाई पावर फैक्टर is greater than load power factor। ओके, अब जो ये cos ऑफ φ1 है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये जो cos ऑफ φ1 है वो नियर अबाउट क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे कैपेसिटिव लोड लगाया। कैपेसिटिव लोड क्या करता है, रिएक्टिव पावर को देता है, सप्लाई करता है। ठीक है, अगर ये कैपेसिटिव लोड लगाया, एक यहाँ से आया, ठीक है, तो ये देखो, एक तो ये क्या कर रहा है, खुद तो रिएक्टिव पावर यूज़ नहीं कर रहा, साथ ही में क्या कर रहा है, ये रिएक्टिव पावर इसको दे रहा है। ठीक है, अगर इसको दे रहा है रिएक्टिव पावर, तो इसको जो एक्शन को देनी है रिएक्टिव पावर, वो कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर की जरूरत कम पड़ रही है। जरूरत कम पड़ रही है, इसका मतलब पावर फैक्टर सुधर गया, किसका, प्राइमरी का। और सेकेंडरी में क्या कर रहा है, पावर फैक्टर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल पावर फैक्टर प्राइमरी का क्या होगा, अच्छा हो गया, यूनिटी के पास चला गया। ठीक है, तो ये था अपना लीडिंग लोड के लिए फेजर डायग्राम, और ये था अपना एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेट अपने पास डायग्राम हो, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट डायग्राम के लिए जो हमारा फेजर डायग्राम बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इतना। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, देखो इसको हटाते हैं पहले तो। आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टाइम पे। इसको भी हटाते हैं।
ये हो गया अपना। अब देखो जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम था उसमें क्या करते थे अपन, जो नो लोड ब्रांच थी, ठीक है, इस नो लोड ब्रांच में क्या करते थे अपन, हटा देते थे, ठीक है। अगर इसमें नो लोड ब्रांच को हटा दूँ, ठीक है, क्यों हटाते थे, क्योंकि जो नो लोड ब्रांच है उसमें नो लोड जो करंट है वो क्या होती थी, फुल लोड करंट की 2 से 3% होती थी। तो इसका मतलब क्या है, जब 100 एम्पीयर में 2 एम्पीयर करंट होती है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया यहाँ से, ठीक है। ये लो हटा देते हैं, ये हट गई, ठीक है। अब क्या करते थे, जो मेरा R1 है, ठीक है, और जो R2 है इसको कंबाइन करते थे, और जो मेरा X1 है और जो मेरा X2 है इसको कंबाइन करके लिख देते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मेरा I1 डैश है, I2 डैश है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, I1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, इसका अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट, ओके। अप्रॉक्सीमेट के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले जो अपना वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ गया, किसके लिए, R1 के लिए, R इक्विवेलेंट होगा इसको बोलेंगे अपन, ठीक है। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दोनों को मिला दिया मैंने। फिर आ गया अपना रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं अपन X इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी, अपनी वाइंडिंग्स आएंगी, ये होगी अपनी वाइंडिंग, ओके। और यहाँ पे अपनी कोर आ जाती है, ये हो गया अपना लोड, ओके। ये हो गया अपना लोड। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है मेरी वो है V2, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पे जो करंट है मेरी वो है I2, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो मेरी है E2, ओके। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होने वाली है, V2 डैश, एक मिनट थोड़ा सा साफ लिखता हूँ, ओके। यहाँ पे जो करंट फ्लो रही थी I2 डैश, जो किसके इक्वल है, I1 के इक्वल है। और यहाँ पे क्या लगाया था अपन ने, सोर्स लगाया था, ये था V1 सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, KVL की क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो KVL की क्वेश्चन लगाते हैं। तो KVL की क्वेश्चन में क्या होने वाला है, देखो जो मेरा V1 है वो किसके इक्वल है, I2 डैश R इक्विवेलेंट प्लस I2 J I2 डैश X इक्विवेलेंट प्लस V2 डैश, ओके। तो मुझे क्या करना है, इस इक्विवेलेंट जो ये वाली जो अपनी इक्वेशन आई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर मस्त मानता हूँ उसको मैं 1, इसको क्या करना है, शो करना है इसमें फेजर डायग्राम में, ठीक है। तो अगर फेजर डायग्राम में शो करना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस लेता हूँ। रेफरेंस किसको लेता हूँ, मैं V2 को लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे V2 में तो सबको जोड़ना है। अगर मैं V2 को रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया मेरा रेफरेंस, ये हो गया मेरा V2 डैश, ठीक है। अगर ये मेरा V2 डैश है, इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया, इसको छोटा छोटा करते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। ये हो गया मेरा V2 डैश, ओके। अगर मेरा V2 डैश वहाँ पे है तो V2 का होने वाला है, ठीक है। अगर V2 डैश यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती है, इधर वाली साइड में वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे V2 डैश है, यहाँ पे V2 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू होने वाली है, ये क्यों होने वाली है, V2 की होने वाली है, ठीक है। और जो I2 है मेरा, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मेरा लोड है ये है इन केस ऑफ लैगिंग
लैगिंग लोड है, ठीक है। तो लैगिंग लोड है तो इसमें क्या होगा, जो मेरी I2 है वो क्या करेगी, लैग करेगी किससे, V2 से, ठीक है। अगर मेरी लैग करेगी I2 तो मैंने मान लिया यहाँ पे I2 है मेरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V2 डैश है तो I2 डैश क्या होगी, अगर V2 डैश की वैल्यू यहाँ पे है तो I2 डैश छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे आएगी I2 डैश और यहाँ पे होगी I2, ओके। I2 डैश की वैल्यू कितनी होती थी, I2 डिवाइड बाई A, ओके। अगर I2 डैश यहाँ पे है, इस I2 डैश यहाँ पे है और ये रहा V2 डैश, V2 डैश के अंदर मैं अगर I2 डैश R इक्विवेलेंट को जोड़ दूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं जोड़ दूँ इसको, यहाँ पे लिखते हैं, ये था अपना V2 डैश। अगर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, I2 R इक्विवेलेंट को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो I2 R इक्विवेलेंट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला कॉम्पोनेंट्स में कोई फेज डिफरेंस तो होता नहीं है, तो यहाँ पे देखो जो करंट की डिफरेंस, जो करंट की है फेज उसी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा I2 डैश R2, इसको थोड़ा सीधा लिखता हूँ, I2 डैश R इक्विवेलेंट, चलिए ठीक है, ये R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब देखो I2 डैश X इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 90 डिग्री पे करना है मुझको, बनाना है, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे बनाना है मुझे तो देखो 90 डिग्री लीड करवा देते हैं, ये लो, ये 90 डिग्री पे बना दिया। ये क्या बन गया मेरे पास, I2 डैश X इक्विवेलेंट, ओके। अब देखो अगर इसमें देखो V2 डैश में मैंने I2 डैश R इक्विवेलेंट को जोड़ दिया और I2 डैश X इक्विवेलेंट को जोड़ दिया। अगर मैं यहाँ से वापस खींचूँ लाइन, ठीक है, इसको इस पॉइंट से मिलाऊँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को V1 मिल जाएगा तो देखो अगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ, देखो स्केल से जोड़ देते हैं 2 मिनट में, ठीक है। ये होगा V1, ओके। अगर ये V1 बन गया और इसको अगर इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या बनने वाली है मेरे पास, I2 डैश Z इक्विवेलेंट, ओके, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, अगर मेरा पास अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम है तो उसका मेरा फेजर डायग्राम ये बनने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, जो मेरा V2 I2 के बीच का एंगल होगा वो होता है मेरा φ2, ओके। और जो मेरा V1 I1, ठीक है। अब देखो जो I1 है वही मेरी I2 डैश है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होने वाली है, ये I1 के इक्वल होने वाली है, ठीक है। और I1 के बीच का एंगल और V1 के बीच का एंगल क्या होता है मेरे पास, क्या होता है φ1, ये होगा मेरे पास φ1, ठीक है। अगर ये φ1 है और जो V1 और V2 के बीच का एंगल होता है इसको बोलते हैं अपन डेल्टा पावर एंगल, ओके। जो डेल्टा है इसको बोलते हैं अपन लोड एंगल बोलते थे, ठीक है, लोड एंगल बोल देते हैं, लोड एंगल, पावर एंगल, ठीक है। ये होता है अपना, ओके। और जो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो है एंगल, ये होता है थीटा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना फेजर डायग्राम बन गया, किसके लिए, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए, ओके। तो इसमें भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरे φ1 की वैल्यू है, ठीक है, इसमें भी जो मेरा φ1 है वो क्या है, बड़ा है किससे, φ2 से। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, लैगिंग लोड के अंदर जो कॉस ऑफ φ1 है वो मेरा लेस देन होगा कॉस ऑफ φ2 से। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, कम होगा किससे, सेकेंडरी साइड के पावर फैक्टर से, ठीक है। तो ये बात थी अपनी किसके लिए, लैगिंग लोड के लिए, ठीक है। सिमिलरली अपन इसका अपना जो बोलते हैं इसको लीडिंग लोड के लिए बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लीडिंग लोड के लिए बना के दिखाता हूँ। देखो अगर मेरा यहाँ पे लीडिंग लोड हो, ठीक है, ये लास्ट है हमारा लीडिंग लोड, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको लीडिंग लोड के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे लीडिंग लोड होता तो देखो सबसे पहले मैं रेफरेंस ले रहा हूँ किसको, ये हो गया मेरा V2 डैश रेफरेंस, ठीक है।
इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, ये हो गया मेरा V2 डैश रेफरेंस, ठीक है। इस V2 डैश से क्या होगी, मेरी करंट I2 क्या करेगी, लीड करेगी। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे लीड कर रही है, ये होगी मेरे पास I2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी मेरे पास, अगर यहाँ पे I2 ये डैश यहाँ पे होगी, ये I2 होगी, ठीक है। जो I2 डैश है वो किसके इक्वल थी मेरे पास, I2 डैश बाई A के, ठीक है। और ये किसके इक्वल थी मेरी, I1 के, ओके। I2 डैश के अंदर अगर मैं I2 डैश R इक्विवेलेंट को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैंने इस डायरेक्शन में जोड़ा है तो उसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, इस डायरेक्शन में यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो ये जोड़ दिया। इसकी वैल्यू ये क्या होने वाला है, I2 डैश R इक्विवेलेंट, ठीक है। और इससे 90 डिग्री पे क्या होगा मेरे पास, I2 डैश X इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसे 90 डिग्री बनाते हैं, मान लेते हैं ये हो गया, ये हो गया 90 डिग्री पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, I2 डैश X इक्विवेलेंट, ओके। अगर ये है तो इसको अगर मैं देखो इस पॉइंट को इससे मिला दूं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर इसको इससे मिला दें, ये लिए मिला दिया, यही क्या है मेरा V1 है, ओके। अगर ये V1 है और इसको अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से मिला दूं तो ये क्या है मेरे पास, I2 Z इक्विवेलेंट है, ठीक है। और जो हमारा एंगल कौन सा होगा, ये जो एंगल है हमारा, ये साइड थीटा इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और I2 और V2 के बीच का एंगल क्या होता है मेरे पास, φ2, ओके। और जो मेरा I1 और V1 के बीच में एंगल होता है वो होता है मेरा φ1, और V1 और V2 के बीच का एंगल होता है वो होता है डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, किसके लिए, लीडिंग लोड के लिए। यहाँ पे अगर मैं लीडिंग लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जो मैंने अपने पीछे देखा था कि φ1 की वैल्यू क्या हो रही है, छोटी है किससे, φ2 से, एक्चुअली ठीक है φ2 से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, cos ऑफ φ1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, cos ऑफ φ2 से। तो इसका मतलब जो सप्लाई साइड का पावर फैक्टर है वो क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है किससे, सेकेंडरी साइड के पावर फैक्टर से। इसका रीजन क्यों होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये था अपना फेजर डायग्राम किसके, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम के, ठीक है। और जो मैंने पहले बताए थे वो थे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम के। चलो ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसमें देखेंगे अपन नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है। और बैक टू बैक संपन्न टेस्ट, ठीक है। ये 4 टेस्ट के बारे में बात करेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, और कुछ देखेंगे न्यूमेरिकल साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।